रिकॉल कर रहे हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो लिखता है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। देखो तीन तरह का डेफिनेशन हम, सबसे पहले आप जानते हो थर्मो, थर्मो मतलब थर्मल का बात आ रहा है, ठीक है? किसका बात कर रहे हैं? थर्मल का। थर्मल दैट मीन्स टेम्परेचर का बात कर रहे हैं। टेम्परेचर दैट मीन्स कहीं ना कहीं हीट जनरेट कर रहे हैं, हीट जनरेट कर रहे हैं तभी तो टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है? और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है बताओ? जिसमें मोशन हो, जिसमें क्या हो? मोशन हो, मूव कर रहा हो। डायनेमिक और काइनेमेटिक मतलब क्या है? काइनेमेटिक में ओनली मोशन का स्टडी करते हैं, जबकि डायनेमिक में क्या करते हैं? मोशन एज वेल एज फोर्स का डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो इसी चीज का स्टडी को हम लोग अभी करेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? पहला डिफिनेशन पढ़ो। थर्मोडायनेमिक्स का पहला डिफिनेशन क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इज डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी, है ना? हम क्या कर रहे हैं कि ये ब्रांच है किसका? साइंस का, जहां डील करेंगे किसका? स्टडी ऑफ एनर्जी का, इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। जैसे, और अगर अनदर एग्जांपल का बात करें, देखो थोड़ा साउंड आ रहा है उधर से, देख लो। इट इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील ऑफ द स्टडी ऑफ थ्री चीज। अब देख लो थ्री क्या क्या स्टडी करेंगे? इक्विलिब्रियम का, एनर्जी का और एंट्रोपी का। यहाँ कुछ लिखा हुआ, जहाँ इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं वो जीरोथ लॉ को डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ एनर्जी को डिफाइन करता है, और एंट्रोपी सेकंड लॉ को डिफाइन करता है। हम लोग एक एक करके इसका स्टडी करेंगे। मेरा जो फेवरेट डेफिनेशन है ये है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कन्वर्सन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। हम लोग अगर अगर मोटरसाइकिल चलाना है ना, तो मोटरसाइकिल में क्या करते हैं? पेट्रोल डालते हो, ठीक है? तो पेट्रोल कैसा फॉर्म में एनर्जी? केमिकल एनर्जी है वो। केमिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में चेंज करते हैं, हीट एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके व्हीकल वगैरह को चलाते हैं। तो देखो यहाँ यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, कुछ लोग या हम ही लोग पहले पढ़ते थे, कन्वर्सन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट ये डेफिनेशन गलत होगा। हम लोग क्या करें? कन्वर्शन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। अरे ओके, यही है हाँ सर। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? यही डेफिनेशन लिखना। अब देखो सिस्टम किसको बोलते हैं? सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स पढ़ोगे तो एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, जो भी हम मानेंगे जिसके अंदर हम कुछ भी कर रहे हैं, हीट का इंट्रैक्शन करेंगे, एनीथिंग, ठीक है? वो क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। तो इट इज ए कंट्रोल रीजन इन स्पेस ओवर विच आर अटेंशन इज फोकस। जहां पे तुम्हारा, मान लो स्पेस में हम ले लिए कि ये मेरा सिस्टम है, तो देखो ये कौन सा सिस्टम है? तो ये ओपन सिस्टम कंसीडर किया ना, कि इसके अंदर हम हीट का क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे, या तो हीट रिलीज करेंगे, या तो हीट को एक्सेप्ट करेंगे। या क्लोज सिस्टम भी हो सकता है, तो वो देखो ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री तुम्हारा क्लोज बाउंड्री हो सकता है, ओपन बाउंड्री हो सकता है, ठीक है? एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन क्या कहलाएगा? सिस्टम। अब क्या है? सराउंडिंग क्या है? तो एवरीथिंग एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम इज नॉन एज सराउंडिंग। इसके जो बाहर सब है वो क्या है? सराउंडिंग है ना? इसके जितने भी बाहर है वो सब क्या है? सराउंडिंग है, ठीक है? सिस्टम सराउंडिंग समझ गया। तो बाउंड्री के बारे में भी हम लोग देख लिए, तो बाउंड्री क्या हो सकता है? कंटिन्यूअस भी हो सकता है और रेगुलर भी हो सकता है। तो बाउंड्री क्या है? इट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। बाउंड्री ही क्या करता है? जैसे कि ये सिस्टम था, तो ये सिस्टम का ये बाउंड्री है। बाउंड्री क्या बता रहा है? कि ये जो बाउंड्री के अंदर है वो सिस्टम है, और ये बाउंड्री के जो बाहर है वो क्या है? सराउंडिंग है, इनकी सेपरेट करता है। तो बाउंड्री में भी क्या हो सकता है? इमेजनरी हो सकता है, रियल हो सकता है। जिसमें कंटिन्यूअस लाइन होगा वो तुम्हारा बाउंड्री क्या होगा? रियल होगा। और जो डॉटेड होगा वो तुम्हारा इमेजनरी लाइन होगा, इमेजनरी बाउंड्री होगा। तो बाउंड्री में भी रियल और इमेजनरी। तो रियल बाउंड्री आर रिप्रेजेंटेड कंटिन्यूअस लाइन, कर्व, कर्व भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है। वेयर इमेजनरी बाउंड्री जो होगा वो हमेशा डॉटेड लाइन से, या तो कर्व को भी आप डॉटेड लाइन से डिनोट करोगे। ये क्लियर हो गया? अब यूनिवर्स किसको बोलोगे? हमने देखा क्या क्या? हमने देखा सिस्टम, हमने देखा सराउंडिंग। यूनिवर्स किसको बोलोगे? सर अगर जहाँ पे आप सिस्टम सराउंडिंग, जहाँ पे सारा कुछ दोनों होता है सिस्टम सराउंडिंग। दोनों हो, हाँ। बहुत अच्छा, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या हो जाएगा? सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये टोटल क्या कहलाएगा? यूनिवर्स कहलाएगा। चलें आगे, यस सर। ठीक है? तो देखो यहाँ लिखा है कि बाउंड्री में भी फिक्स्ड भी हो सकता है। अगर फिक्स्ड है तो यानी कि रिजिड का बात कर रहा है, जिसका चेंज इन वॉल्यूम डीवी, दैट मीन्स क्या? चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि इनिशियल स्टेट पे जो वॉल्यूम था, हीट का इंटरेक्शन होने के बाद भी वॉल्यूम मेरा फाइनल वॉल्यूम वही रहा। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ? जीरो हो गया ना, V2 माइनस V1। या
या मूवेबल हो सकता है वो बाउंड्री। जैसे पिस्टन एंड सिलेंडर में तुम देखो क्या होता है, पिस्टन एंड सिलेंडर एक सिस्टम ही हुआ कंसिडर करते हैं, और वो कैसा बाउंड्री होगा, तो मूवेबल बाउंड्री हो सकता है, तो फिक्स्ड भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। तीसरा, इट शुड बी कंसिडर्ड ऑफ नियरली जीरो थिक, हम लोग मानेंगे कि जो बाउंड्री का जो थिकनेस होगा वो नियरली जीरो मान के चलेंगे। सेम चीज यूनिवर्स इक्वल टू हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, ये नोट्स को हम भेज देंगे आपको। अब टाइप ऑफ सिस्टम, जैसा आपको पता है कितने तरह से हो सकता है सिस्टम, देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड बोल सिस्टम, सर है ना, आइसोलेटेड। अगर ओपन सिस्टम है, अगर ओपन सिस्टम है क्या होगा, तो ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर होगा, बोथ हीट एंड एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो कहलाएगा ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, तो क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होगा, या इंटरेक्शन ओनली एनर्जी का होगा, मास का नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे, ये डेफिनेशन आएगा लिखने के लिए। एंड तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे थर्मोफ्लास्क बोतल का लेते हैं, ना ही मास का इंटरेक्शन होगा ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। अरे ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। इस इन तीनों का एग्जांपल, आइसोलेटेड का एग्जांपल क्या है, थर्मोफ्लास्क बोतल, देखता है बच्चे लोग का जो दूध रखने के लिए अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो बच्चे लोग के माँ क्या करती है, दूध उस बोतल में रखती है, थर्मोफ्लास्क बोतल में, जिससे दूध काफी देर तक गर्म होता है, ताकि उससे हम ना ही एनर्जी का ट्रांसफर कर पा रहे हैं ना ही मास का ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर जो हीट है वो उतना ही मेंटेन रखता है। हालांकि कुछ ना कुछ ठंडा हो जाता है, क्यों, तो कभी कभी बोतल वो खोल लेती है तो हीट का इंट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। बट अगर थर्मोफ्लास्क पूरा है, अगर पूरा पैक है, आइसोलेटेड को फॉलो करेगा। अगर हम ओपन का बात करें तो देखो ओपन सिस्टम का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, कि इट इज अ सिस्टम इन विच बोथ मास एज वेल एज एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम से सिस्टम में वो क्या सराउंडिंग से हीट को ले भी सकता है, या सिस्टम से सराउंडिंग में हीट को दे भी सकता है, और मास को भी वो क्या कर सकता है, सराउंडिंग को दे सकता है, सर और मास को, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल बताइए एक बार और सर। आ रहे सारा का एग्जाम्पल हम, जैसे ठीक है सर। क्लोज का लोगे तो दो एग्जांपल तो फेमस एग्जांपल है, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, जो इनलेट आउटलेट पोर्ट होता है जिसे हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं और जो बर्न होता है तो उसे निकाल लेते हैं पोर्ट से, ठीक है। तो अगर वो ना हो तो वो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। या प्रेशर कुकर लो, अगर प्रेशर कुकर में जो ऊपर वेसल है, अगर वेसल तुम लगाए हो तो ओपन सिस्टम है, क्योंकि जब प्रेशर राइज करता है तो अंदर का जो वेपर है वो बाहर आता है, अरे अंदर का जो पानी है, जो मास है वो बाहर आ गया, तो ओपन सिस्टम हो गया ना कहीं मास, और उसके साथ साथ हीट भी निकलता है प्रेशर कुकर में। तो अगर तुम लिख रहे हो कि प्रेशर कुकर विथ valve इज ए एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, अगर हम प्रेशर कुकर विदाउट valve लिख दें, यानी कि अब उसके अंदर valve नहीं है, तो हीट ही ना सिर्फ बाहर निकलेगा, वो वेपर तो निकलेगा नहीं, विदाउट valve यानी कि उसको सील कर दिया, तो इट इज एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। और भी बहुत तरह का है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट valve ले लो। तो ओपन सिस्टम में उसमें क्या सर क्या, विदाउट उसमें उसमें एनर्जी नहीं ट्रांसफर हो रहा है सर, मास नहीं ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। हाँ ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होगा। कैसे तुम समझेगा कि हाँ एनर्जी का हो रहा है, तुम उसके बाहर सर। हाथ रख के देखो, छू के देखना, हाँ गर्म लगेगा, यस सर। तो कहीं ना कहीं और उसके आसपास भी गर्म लगता है, ठीक है। चलो, ओपन सिस्टम का बात तो समझ में आ गया कि मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होगा, सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम। एग्जांपल है बॉयलर को लो, ये सब लिखना है आपको एग्जाम में, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, कंप्रेशन, नोजल, सर डिफ्यूजर, बॉयलर को कैसे पिस्टन सर, सिलेंडर बॉयलर अरेंजमेंट दोनों विथ कैसे वाल्व, देखना ध्यान सर से। लेकिन। या तुम एक और लिख सकता है, प्रेशर कुकर, प्रेशर Yes, sir. कुकर विथ वाल्व लिख देना, ठीक है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्लोज सिस्टम। तो देखो क्लोज सिस्टम में क्या है, इट इज अ सिस्टम सर विच ओपन ओनली सिस्टम पे जो एनर्जी टेक्स प्लेस, बोलो। ओपन सिस्टम जो है उसका सर बॉयलर टरबाइन ये सब में मास एनर्जी दोनों कैसे एक्सचेंज हो रहा है बॉयलर में सर। हाँ बिल्कुल, अरे बॉयलर, अच्छा बॉयलर में एक होता है क्या, पानी सर गर्म होता है और कंडेंसेट होता है। बॉयलर में तुम पहले पानी दिया, हाँ वाटर तुम दिया, और वो वेपर बन के निकल गया, तभी तो टरबाइन को वो घुमाया। सर उसमें हाँ मास भी दोनों जा रहा है। अच्छा हाँ सर हाँ, ठीक है। तो जो ओपन टरबाइन में गया, तो टरबाइन में क्या किया, स्टीम, क्या स्टीम उसको हाँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, टरबाइन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया ना, टरबाइन घूमने यस सर। लगा, फिर मास को तो बाहर रिलीज किया, कंडेंसर में गया, अब कंडेंसर में क्या हुआ, वही वही वेपर जो टरबाइन से निकला वही कंडेंसर में गया,
तो कंडेंसर में क्या हुआ, वो वेपर लिक्विड बन के निकला क्योंकि उसका टेम्परेचर को डाउन कर दिया। फिर पंप से क्या किया, वाटर को लेकर के बॉयलर में डाले, कंप्रेसर से लेकर के पंप को कंप्रेसर में डाल के कंप्रेस करके और उसको ऊपर भेज दिया। सब तो सबसे सब में तो मास एनर्जी दोनों जा रहा है। यस सर, ठीक तो है ये सर। सब टेक्निकल एग्जांपल आपको रखना है, ये सारा एक जगह हम किए हुए हैं। ठीक है, ये सारा एग्जांपल एक जगह रखे हैं ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में क्या, इट इज अ सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी टेक्स प्लेस, ओनली एनर्जी टेक्स प्लेस। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो पिस्टन सिलेंडर एलिमेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, विथ या विदाउट, विदाउट बल्ब, बल्ब ना हो तो ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। या तो लिख सकते हो प्रेशर कुकर अरेंजमेंट विदाउट बल्ब, प्रेशर कुकर में भी अगर विदाउट बल्ब है तो सीटी ही नहीं रहेगा तो कहां से गैस निकलेगा, और ब्लास्ट कर जाएगा, एक टाइम आएगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। लास्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इन दिस नाइदर मास इंटरेक्शन नॉर एनर्जी इंटरेक्शन, ना ही मास का इंटरेक्शन होता है ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जैसे थर्मोप्लास्ट जितना भी हो वो, या यूनिवर्स भी। क्या यूनिवर्स से कोई चीज बाहर जा सकता है, ये बताओ, क्या नहीं यूनिवर्स सर। से कोई चीज बाहर जा सकता है? तो हम मान के चले कि नहीं। यूनिवर्स जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है ना। हाँ। बिल्कुल, ये तो अनंत है भाई यूनिवर्स, इसके अंदर सब चीज है, इससे बाहर कहाँ जाएगा, जानते हैं। दैट मीन्स यूनिवर्स इज ए गुड एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम। क्लियर है कौन? हाँ क्लियर। ठीक है। अभी देखो दो अप्रोच आपको पढ़ना है, जो हम अप्रोच लेंगे, जैसे एक अप्रोच होता है माइक्रो लेवल का और एक अप्रोच लेंगे मैक्रो लेवल। तो माइक्रो दैट मीन्स स्मॉल पार्टिकल की बात करें, सिंगल सिंगल, यानी कि अब वो सिस्टम, मान लो ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम में बहुत सारा, मान लो तुम वाटर दिया, तो वाटर क्या बहुत सारा है, तो वाटर का अगर एक मोलिक्यूल का स्टडी करेंगे, एक मोलिक्यूल का स्टडी करेंगे यानी सिंगल सिंगल करोगे, तो उसको तुम कहोगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर पूरा 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 वाटर का तुम बात कर रहे हो, पूरा वाटर का बात कर रहे हो कि होल मास का तुम जब स्टडी करोगे, तो वहां पे एवरेज का हम बात करेंगे, क्योंकि होल का बात कर, जैसे क्लासरूम में तुम जाते हो, जैसे क्लासरूम में हम गए, बीटेक के क्लासरूम में गए, तो डायरेक्टर पूछेंगे कि स्टूडेंट का ग्रोथ कैसा है, तो कहेंगे सर एवरेज है। क्यों एवरेज कहेंगे, किसी का 30 मार्क्स आ रहा है, किसी का 60 आ रहा है, किसी का 100 में 100 आ रहा है। तो हम ये नहीं ना कहेंगे, अगर हमको इंडिविजुअल बोलना है कि बोल देंगे कि सोहन का मार्क्स सर 100 आ रहा है, तो सिंगल सिंगल का बात कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का बात करेंगे। बट अगर होल क्लास का हम बात करें तो सर को कहेंगे सर एवरेज सब बच्चा पास कर जाता है, तो वो एवरेज का बात करेंगे, तो वो स्टडी क्या, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होगा। अरे समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सर समझ में तो आ रहा है, एक बार और बता दीजिए सर। अब इसको हम इसमें लेते हैं। अरे माइक्रो मतलब दैट मीन सिंगल सिंगल, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा हाँ होता है, मैक्रो समझ मतलब सारा समझ बड़ा। ठीक है तो सर। बड़ा यानी होल मास का स्टडी करेंगे मैक्रो में, तो एवरेज का बात हो रहा हाँ। है। माइक्रो मतलब सिंगल सिंगल, तो लिख रहा है इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इन अंडर अटेंशन, एंड दिस अप्रोच इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको, स्टैटिकल अप्रोच। ये क्वेश्चन आएगा, तुम लिख लो, ये क्वेश्चन फिक्स है आना है थर्मो में। वो तुमसे पूछ देगा स्टैटिकल अप्रोच एंड क्लासिकल अप्रोच। तो स्टैटिकल अप्रोच किसको कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का ही दूसरा नाम है स्टैटिकल अप्रोच, जहां पे हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का हम क्या करते हैं, मतलब अटेंशन में रहते हैं, स्टडी करते हैं। वेयर है, जबकि इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की अगर हम बात करेंगे, द टाइम एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल इन अंडर कंसिडरेशन, इन टाइम मतलब एवरेज बिहेवियर का बात करते हैं कि ये नहीं उसका ऐसा होगा सर। और यही इसी अप्रोच को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल अप्रोच करते हैं। इसी अप्रोच को हम लोग क्या कहेंगे, क्लासिकल। यानी जहां क्लासिकल अप्रोच है, यानी कि वही तुम्हारा क्या है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है। अरे समझ में आ रहा है? और जहां पे स्टैटिकल का बात कर रहे हैं, वही तुम्हारा क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का बात कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का हम अटेंशन में, यानी कि अंडर अटेंशन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। जबकि मैक्रोस्कोपिक में पूरा होल मॉलिक्यूल्स का बिहेव को देखेंगे कि कैसे मूव कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखना होगा, पहले डेफिनेशन लिखने से पहले तुमको समझ में आना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है। तो सर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम जहाँ पे जब अटेंशन जो रखते हैं वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का रखते हैं, जबकि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि उस मॉलिक्यूल्स का, यानी होल मॉलिक्यूल्स का एवरेज बिहेवियर क्या होगा वो स्टडी करते हैं। अरे समझ में आया? हाँ सर। ठीक।
और तुम पीछे वाला वीडियो तुम देख सकता है, डाल दिए हैं, लगभग डाल दिए हैं यूट्यूब पे, ठीक है, यस सर। लगभग वीडियो डाल दिए हैं। अच्छा अब देखो है कंटिन्यूम अप्रोच। कंटिन्यूम मतलब कंटिन्यूअस अप्रोच। कंटिन्यूम जहां आ रहा है वो कंटिन्यूअस अप्रोच का बात। इन दिस अप्रोच वी विल कंसिडर अंडर मैटर आर कंटिन्यू, यानी कि मैटर क्या हर जगह, जैसे जैसे एयर हर जगह है क्या? एयर हर जगह है? यस सर। धरती पे तो हर जगह है। हाँ सर। तो हम बोलेंगे इसमें कंटिन्यूम अप्रोच है। बट इसी में अगर हम कोई रेयरफाइड गैस, रेयर मतलब क्या होता है, जो रेयर में मिले, जैसे नियोन, आर्गन, हीलियम। अब मान लो क्रिप्टन का बात करो, क्रिप्टन गैस एयर में बहुत ही कम है, मतलब कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं हम्म। मिलता है, ठीक है। तो हम जो स्टडी करते हैं वो ऐसा मैटर होना चाहिए जो हर जगह हो, हर जगह विद्यमान हो। जैसे वाटर हर जगह मिलता है, तो वहां पे हम कंटिन्यूम अप्रोच का बात करेंगे। बट यहाँ पे कुछ नहीं बात करें, यहाँ बोल रहे हैं कि इन दिस केस रेयरफाइड गैस थ्योरी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज नॉट वैलिड। ये पूछा एसएससी जेई में, एसएससी जेई या ईएससी के एग्जाम में तो बैठोगे, गेट के एग्जाम में बैठोगे, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि रेयरफाइड गैस जो है वो कंटिन्यूम अप्रोच को फॉलो करता है तो नहीं करता है। रेयर मतलब जो कम मात्रा मिले, ऐसा गैस जो बहुत ही कम मात्रा मिले, कहीं कहीं मिले, तो कैसे वैलिड करेगा वो? कंटिन्यूम को वैलिड ही नहीं करेगा, ठीक है। कंटिन्यूम मतलब होता है कंटिन्यूस, नहीं हर जगह मिलना चाहिए, तो ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को ये वैलिड नहीं करता रेट गैस थ्योरी। एक लाइन का अगर आया तो लिख सकते कंटिन्यूम हो। का एग्जांपल एयर हुआ और क्या हुआ सर? नहीं जो चीज जो हर जगह मिले, जो चीज हर जगह मिले वो तुम्हारा पानी। कंटिन्यूम अप्रोच होगा। जो रेयर फाइड है, लेकिन यहाँ मिल रहा है वहां नहीं मिल रहा है, तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? पानी सर कंटिन्यूअस अप्रोच है क्या, कंटिन्यूम अप्रोच है क्या पानी? देखो अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो प्रॉपर्टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि कैसा उसका गुण है, ठीक है। प्रॉपर्टी यही होगा ना कि तुम फूड बॉय हो, बेड बॉय हो। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी हम बात करें दो तरह की। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा तुमसे डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, या इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, ये लिखने आता है। ये सब्जेक्टिव है बट है बेसिक चीज, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में हम जानेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो मास पे इंडिपेंडेंट है, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास इंडिपेंडेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये तुम वीडियो देखा होता थर्मो का तो तुम ये नहीं पढ़, मतलब तुमको और आसान हो जाता है, इसलिए हम वीडियो की लिंक भेजे थे। तुमको हमको ये बताओ, डेंसिटी समझ में आता है? डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। हमको ये बताओ, अगर कोई सिस्टम है, ये रूम में रखा हुआ है और इसका टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सिस्टम को 20 से काट कर दो। पहले ये जो मास था, पहले मास का इसका वेट था 100 केजी। कितना केजी है? बोलते जाओ। 100 केजी है, हाँ ठीक है। और रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो इस सिस्टम का भी टेम्परेचर क्या होगा? 20 डिग्री। इस सिस्टम का भी टेम्परेचर क्या होगा? 20 डिग्री होगा। हमने इसको दो टुकड़ा में बांट दिया, तो अब ये एक टुकड़ा हो गया 50 केजी का, और ये भी टुकड़ा हो गया 50 केजी का। मास पहले 100 केजी एक सिस्टम था जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री था, क्योंकि उस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री है। हमने उसको दो टुकड़ा में बदल दिया, अब दोनों टुकड़ा 50-50 केजी हो गया। तो क्या मास अलग अलग हो गया? पहले 50-50 केजी, एक 100 ही केजी का एक सिस्टम था, अब दो सिस्टम हो गया 50-50 केजी का। अरे ठीक है, अभी भी ये इसी रूम पे है, तो बताओ दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा और इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? बोलो। 20 डिग्री। 20 डिग्री। 20 डिग्री होगा। या बहुत अच्छा अंबर, ठीक है, हाँ सर। बहुत सुंदर। इसी ढंग से जवाब दो यार। तो यानी कि इस सिस्टम का भी टेम्परेचर 20 डिग्री था और इस सिस्टम का भी टेम्परेचर 20 डिग्री था। तो मास को हम अलग भी किए हैं तो भी उस टेम्परेचर से कोई लेना देना उसको नहीं था, यानी टेम्परेचर को कोई मतलब ही नहीं है मास से। तुम 100 टुकड़ा हो जाओ, 10 टुकड़ा हो जाओ, या 100 केजी की जगह 200 केजी हो जाओ, जो रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो उस सिस्टम का भी टेम्परेचर क्या रहेगा? वही रहेगा। हाँ सर। क्या समझ में आया? ठीक है सर। हाँ समझ में आया? यानी उसको मास से हाँ। लेना देना नहीं है, मास पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जब कोई चीज डिपेंडेंट नहीं है यानी मास पे इंडिपेंडेंट है वो। हाँ अगर मास पे डिपेंडेंट है, मास को टुकड़ा में बदल दिया, तब भी उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है।
तो टेम्परेचर बोल सकते हो ना, टेम्परेचर जो है मास से कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो मास से वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो यही चीज यहाँ लिख रहे हैं कि दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिमेन सेम ऑन इट्स फ्रैक्शन। अगर हम मास को एकदम फ्रैक्शन में बदल दें तब भी उसका प्रॉपर्टी, यानी कि टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर किसी भी मतलब मास जितना टुकड़ा में बदल दिए पूरा करने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, यानी 20 डिग्री हर पॉइंट, हर टुकड़ा का टेम्परेचर 20 डिग्री है। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। वैसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहेंगे, या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहेंगे। अब देख लो, जैसे एक टेम्परेचर का लिए एग्जांपल, ऐसे और भी एग्जांपल, जैसे प्रेशर हो सकता है। अरे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है धरती का, तो हर जगह तो अब तुम इसको 10 टुकड़ा में बांटना दो, अगर इसका जो ये प्रेशर 1 एटीएम है तो हर सिस्टम का टेम्परेचर तो 1 एटीएम रहेगा ना। तो प्रेशर भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इंट्रिंसिक है। टेम्परेचर भी, कंडक्टिविटी, अरे सिल्वर ले लो, सिल्वर का वायर ले लो या आयरन का वायर ले लो, क्या उसका कंडक्टिविटी जो सिल्वर का है तो हर पॉइंट पर हर जगह तो उसका कंडक्टिविटी वही होगा ना, क्या चेंज हो जाएगा? नहीं 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 होगा, बिल्कुल। सर। हाँ बोल सर, बोल, जो प्रेशर डाउट है बोल। सर प्रेशर में जो बताइए ना, प्रेशर सर, प्रेशर में मास बाय वॉल्यूम जब फॉर्मूला है प्रेशर का, तो ये मास से इंडिपेंडेंट कैसे हो रहा है? प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? मास बाय वॉल्यूम है ना सर। बट वो तो डेंसिटी का फॉर्मूला है। डेंसिटी क्या है सर? हाँ, रो है वो, एम पी थोड़ा ना। प्रेशर क्या होता है जी, तो गड़बड़ बता रहे हो। वही तो सर, गलत प्रेशर बता क्या दिए। होता है, फोर्स अच्छा पर सर। यूनिट एरिया होता है। हाँ हाँ ठीक है सर, आप 4% दे दीजिए। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। और ये डेंसिटी है, इसको रो रो बोलते हैं, रेड एज रो। तो रो इज अ मास हाँ बाय सर। वॉल्यूम, रो इज अ मास बाय वॉल्यूम। जबकि प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया। अरे ठीक है, हाँ तुम सर। चाहो तो और भी देख सकते हो, जैसे डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी H2 है, हर जगह क्या होगा, 1000 kg पर मीटर केजी होता है। अब तुम वाटर को 10 गिलास में रख दो 10 लीटर को, क्या उसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर। तो डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि फ्रैक्शन में बदल दी है उसका, तब भी प्रॉपर्टी क्या हुआ, चेंज नहीं कर रहा है। तब हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहेंगे। बट अगर चेंज हो गया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखे हैं स्पेसिफिक हीट, कुछ समझाते हैं यार, कुछ और भी चीज हम समझाना चाह रहे थे इसमें, वो दो वीडियो को जरूर देख लेना। देखो, ठीक। एक होता है इन इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आई फॉर इन, तो आई फॉर इंडिपेंडेंट भी तो पढ़ रहा है। ट्रिक याद रखो, इंट्रिंसिक आया में आई और इंडिपेंडेंट में आई, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जैसे तुम क्या क्या पढ़ा सर, प्रेशर पढ़ा, पढ़ा ना जी, टेम्परेचर पढ़ा, डेंसिटी पढ़ा, ठीक है। तो ये सब क्या, मास से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर तुम वॉल्यूम का बात करेगा, मान लो ये इसका वेट है 100 kg, सॉरी 90 kg ले लो, इसका वेट है 90 kg, एक सिस्टम है हमारा, अरे ठीक है। और इसका वॉल्यूम अभी है 9 मीटर क्यूब, अभी इसका वॉल्यूम है 9 मीटर क्यूब। एक सिस्टम को हम क्या करते हैं, 3 टुकड़ा में बांट दिए, 3 टुकड़ा में बांट दिए। तो अब बताओ, हर टुकड़ा का वॉल्यूम एक ही 90, अभी वॉल्यूम कितना था, 90 kg, सॉरी वॉल्यूम 9 मीटर क्यूब था और वेट 90 kg था, वेट 90 kg था। अब क्या इसका वेट 90 kg है? अरे नहीं। बताओ, अब सबका वेट हो गया 30-30 kg हो गया, इसका वेट 30 kg, हाँ। इसका वेट 30 kg, इसका, इन सबका मास अलग अलग हो गया। तो देखो वॉल्यूम भी अलग हो गया, इसका हो गया 3 मीटर क्यूब, इसका भी हो गया 3 मीटर, मान लो कुछ और होगा, 27 मीटर, तो ये भी हो गया 3 मीटर क्यूब। तो देखो सबका वॉल्यूम क्या हो गया, अलग अलग हो गया। मास जैसे ही फ्रैक्शन में चेंज हुआ, यानी 3 टुकड़ा में जैसे ही बटा, वॉल्यूम का प्रॉपर्टी भी चेंज कर गया। पहले था वो सिस्टम, जो एक सिस्टम था 27 मीटर क्यूब था वॉल्यूम इसका,
कितना था, 27 मीटर क्यूब वॉल्यूम था इसका। बट जैसे ये 3 टुकड़ा में बदला, जैसे ही ये 3 टुकड़ा में बदला, सबका एक तो वेट कम हो गया, वजन कम हो गया, और सब हो गया 3 मीटर क्यूब, सब हो गया 3 मीटर क्यूब। यानी कि डेंसिटी का प्रॉपर्टी तो चेंज कर गया ना, सॉरी, वॉल्यूम का प्रॉपर्टी तो चेंज कर गया। पहले एक सिस्टम था तो वॉल्यूम कितना फॉलो कर रहा था, जैसे टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी प्रॉपर्टी है, तो टेम्परेचर सबका तो वही रहेगा। तुम 3 टुकड़ा में बदल दिया तो तब भी टेम्परेचर 20 डिग्री 3 होगा। हर सिस्टम का टेम्परेचर उतना ही है, हर सिस्टम का प्रेशर उतना ही है, हर सिस्टम का डेंसिटी वही होगा। बोलो, बट वॉल्यूम तो अलग हो गया ना। तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिपेंडेंट ऑफ मास हो गया, डिपेंडेंट ऑफ मास, क्योंकि मास पे ही डिपेंड है। जैसे ही कट कट करके फ्रैक्शन में आप चेंज किए, टुकड़ा में चेंज किए, वॉल्यूम और रिड्यूस कर गया, वॉल्यूम और रिड्यूस कर गया। तो वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ अरे सर। वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अब सीखना, इस तरह का बहुत होगा। मास अपने आप में क्या एक्सटेंसिव ही प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, और क्या हो सकता है बोलो। और सर ये सर जितना टाइप का एनर्जी है सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंट्रोपी, इंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है। ठीक है, और बोलो, काइनेटिक एनर्जी है, ये भी एक्सटेंसिव है। पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एक्सटेंसिव है। चेंज हो जाएगा, मास पे डिपेंडेंट है सब। बट देखो अब हम लिख रहे हैं कि अगर वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, मास भी एक्सटेंसिव है, समझ में आ रहा है। अगर दो चीज, दो प्रॉपर्टी अगर क्या हो, एक्सटेंसिव में हो, दो प्रॉपर्टी अगर क्या हो, एक्सटेंसिव में हो और रेशियो में हो, यानी कि नंबर एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव हो, क्या हो, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव हो, बोलो मेरे साथ। दोनों प्रॉपर्टी यस। अगर एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। अब बोलो सर एक एग्जांपल बताइए, बोलो डेंसिटी, एक बार कि सर डेंसिटी इंटेंसिव एग्जांपल है में। हाँ एग्जांपल, डेंसिटी क्या है बताओ। मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी, हाँ डेंसिटी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। अब बताओ, डेंसिटी तो तुम लिखा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वॉल्यूम भी क्या है। एक्सटेंसिव। सर ये तो जादू हो गया। वही अरे तो। समझ में आ रहा है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर रेशियो है तो वो कन्वर्ट अपने आप को किस कर लेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, सॉरी मतलब सर इंटेंसिव। ऐसा डेंसिटी केस में कि हर केस में होगा सर? हर बहुत केस में, जिसमें अब देख लो, अब हर चीज तो नहीं हो सकता है। अब जैसे किसी किसी जैसे, जैसे हम एनर्जी जाने, एनर्जी को हम जाने कि एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, सब एक्सटेंसिव। बट हम इसको इंटेंसिव कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एनर्जी, एनर्जी भी क्या है, एक्सटेंसिव है। अगर हम इसको मास से डिवाइड कर दें, अरे मास को उसके उसके अंदर ही है ना, मास को उससे हटा दो तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और किसी भी सिस्टम में मास अगर है, मास को हटा दिया तो मास से तो फ्री हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो। तो देखो ये भी डिवाइड बाय एक्सटेंसिव। तो एनर्जी बाय मास ये कहलाएगा स्पेसिफिक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या, स्पेसिफिक एनर्जी। यानी कि किसी में भी स्पेसिफिक लगा हुआ है, उसका मतलब है कि मास से डिवाइड हो गया है। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, इंटेंसिव, क्योंकि ये भी एक्सटेंसिव ये भी एक्सटेंसिव, कन्वर्ट किस में हो गया, इंटेंसिव में। और एनर्जी बाय मास यानी कहलाया स्पेसिफिक एनर्जी। अब बोलोगे कि सर क्या इंट्रोपी को भी कन्वर्ट कर सकते, इंट्रोपी भी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या सर आप इसको भी मास से डिवाइड कर दीजिए, के अंदर वाले को भी मास को हटा दीजिए, तो ये भी तो एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव हो गया। तो आप इसको क्या कहिएगा, अभी तो इंट्रोपी था बट इंट्रोपी को हम मास से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक इंट्रोपी, स्पेसिफिक इंट्रोपी। तो स्पेसिफिक इंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव, तो ये कन्वर्ट हो गया इंटेंसिव। अरे बोलो, हाँ सर।
तो किसी भी चीज में अगर स्पेसिफिक लग गया यानी मास से डिवाइड हो चुका है और इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गया, तो स्पेसिफिक इंट्रोपी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और ओनली इंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओनली एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी व्हाइल स्पेसिफिक एनर्जी इज। हम उम्मीद करते हैं कि क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। अरे बोलो। हाँ सर। चलो, क्या ज्यादा तेजी में जा रहे हैं या सही जा रहे हैं? अभी तक समझ में आ रहा है सर, जहाँ पे नहीं आएगा वहाँ हम पूछेंगे। हाँ पूछना। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखे हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, देखो स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ है। हीट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट इस हीट के साथ क्या लगा दिए हैं, स्पेसिफिक लगा दिए हैं, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। हाँ, अब हीट देखो बाई यहाँ मास। लिखा हुआ रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी, वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, या रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि एक्सटेंसिव बटा एक्सटेंसिव क्या कहलाएगा, इंटेंसिव कहलाएगा। अरे ठीक है, यस सर। नींद नहीं आ रहा है ना, अभी क्लास सर लंबा अभी। चलेगा। हाँ सर। नींद आएगा तो पानी पिया जाएगा, आपको भी हमको भी, बट पढ़ा ही जाएगा। अब देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। तो मास डिपेंडेंट सिंपली एक्सटेंसिव को एक्स इंट्रिंसिक बोलते हैं, उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। यहाँ पे क्या इन, ठीक है। तो दीज आर डिपेंडेंट ऑफ मास, जैसे वॉल्यूम देख लिया, मास देख लिया, हीट कैपेसिटी हो गया, या जितने भी ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक इंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, आर एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आर एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चले, अरे बोलो। सर एक बार और बताइए। अरे बता तो दिए पहले ही कि जो मास डिपेंडेंट है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। वही था इसमें और सर, बचा है, ठीक है ठीक। इसमें सर अब बचा है मुझे क्या बताने को? एग्जाम्पल पूछ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, क्या नया एग्जाम्पल देखे सर, वो बोल रहे अरे पोटेंशियल एग्जांपल नया एग्जांपल है। एनर्जी है तो पोटेंशियल सर एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला एनर्जी। क्या होता है, क्या होता है, एम जी सर एच। पोटेंशियल। तो मास हाँ तो है जी ना सर। इसमें, ये तो हाँ मास ठीक है। है। ठीक मास है सर। बढ़ाओ घटाओ सिस्टम में इफेक्ट आ जाए। पोटेंशियल इफेक्ट आ एनर्जी जाए, का ठीक है फॉर्मूला सर। ही तो होता है एमजीएच, तो मास इसमें है। तो मास है तो मास डिपेंडेंट हो गया ना। मास 100 केजी ठीक करोगे है। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। मास जितना कम करोगे उसका पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा। हाइट जितना बढ़ाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, हाइट कम करोगे पोटेंशियल घटेगा। तो मास से तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हाइट और मास। हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। अब तुम्हारा सिस्टम, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर है, तुम उसको मान रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, तो वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होना चाहिए वो सिस्टम। अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं कहलाएगा। अब थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होने के लिए दो तीन कंडीशन है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस नहीं, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, एम फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, सी फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ये तुम्हारे सर का सब ट्रिक बना हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी इस पे बहुत सारा रिसर्च किया गया है, क्या याद रखो। तो तुमको टीएमसी याद रखेगा, टीएमसी है ना जी, हम्म। नाम सुने हो कि नहीं टीएमसी का? हाँ सर, पापा भी थोड़ा है अरे टीएमसी। ममता बनर्जी जी का ये पार्टी है जो आज के टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है वेस्ट बंगाल की? जानते हैं ममता सर, बनर्जी जानते है, हैं। तो उनके पार्टी का नाम क्या है? तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है वो। ठीक है, जानते हैं सर। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मतलब पार्टी अच्छी है। हम पार्टी को फॉलो मतलब हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब इसमें पढ़े पापा लिखे लोग हैं। ठीक है, पापा चलिए। भी रिलेटेड तो है सर। हमें स्टडी, इससे हमको स्टडी से क्या फायदा होगा, हमने वो यूज कर लिया। इस पार्टी का नाम हमारे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था, हमने इसको यूज कर लिया। फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, एम फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और सी फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। क्या याद रखोगे? अरे बोलो, क्या याद रखोगे? सर टीएमसी याद रखें। हाँ, तो टीएमसी, टी फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, एम फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और सी फॉर केमिकल। तो लिख रहा है कि ए सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इट्स, दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि वो थर्मोडायनेमिक्स है या थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या, तो सर इसका मतलब होता है कि इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा। हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है सर? तो इट मींस इक्वालिटी ऑफ मैकेनिकल फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि हर पॉइंट पे मैकेनिकल फोर्स और प्रेशर फोर्स क्या होगा, इक्वल होना चाहिए।
तभी अब बोलोगे सर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो इसका मतलब है कि इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल और स्टेबिलिटी, यानी कि हर पॉइंट पे अगर वो वेपर है तो हर पॉइंट पे वेपर ही होना चाहिए, अगर हर पॉइंट पे लिक्विड में है तो लिक्विड फॉर्म में ही हर फॉर्म में होना चाहिए। अरे ठीक है, उसका केमिकल फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। या H2O, तो H2O स्टीम में भी H2O ही होगा, है ना। H2O केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, H2O, तो H2O ही होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट डिफिनेशन तुमसे पूछ सकता है प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, किसको बोलोगे प्योर सब्सटेंस, बताओ। सर इसका एक बार बताओ डेफिनेशन जी। पढ़े थे मैं। सर इसका डेफिनेशन एक बार हम पढ़े थे सर, ऐसा कुछ। सर इट इज पढ़े थे, इट इज ए सब्सटेंस वेयर कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन इज थ्रू आउट द वॉल्यूम। हाँ यही है सर, यही तो है। राइट राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, कि इट इज अ सब्सटेंस ऑफ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन, यानी उसका जो केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट सेम होना चाहिए, एक होना चाहिए, एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इरिस्पेक्टिव ऑफ फेज, वो किसी फेज में हो, आई डोंट नो। जैसे आइस, आइस किस फॉर्म में है जी, बताओ किस फेज में, तो सॉलिड फेज में सर, अरे है ना। हाँ H2O किस फेज में, तो सर लिक्विड फेज में है। और स्टीम किस फेज में, बताओ ना जी, गैसियस फेज में। तो ये बताओ तीनों फेज में है तो क्या तीनों का केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया क्या, कि एक ही है? अरे जल्दी जवाब दो। देखिए। H2O ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये क्या कहला है, प्योर सब्सटेंस कहला है। आइस इज ए प्योर सब्सटेंस, H2O इज ए प्योर सब्सटेंस। या इन दोनों का मिक्सचर भी ले लो ना, तब भी प्योर सब्सटेंस होगा। इन दोनों का मिक्सचर भी ले लो ना, प्योर सब्सटेंस होगा। जैसे आइस और H2O ले लिया, आइस पानी ही है, H2O वाटर, वाटर और स्टीम ले लिए तब भी, या तीनों ले लो तब भी प्योर सब्सटेंस है। सर तीनों पहले को पढ़े ले थे लो खाली थ्रू तब भी आउट द प्योर, वॉल्यूम तक। तीनों तो कम। हाँ सर पहले पढ़े थे प्योर सब्सटेंस के खाली वॉल्यूम तक। इसमें सर ऑफ केमिकल क्या लिखा है सर, मिक्सचर ऑफ मिक्सचर रिस्पेक्टिव क्या लिखा है सर पूरा। इरिस्पेक्टिव ऑफ फेज, यानी कि फेज से मतलब नहीं है अभी। हाँ हाँ। अब देखो जितना अच्छा लेवल का पढ़ोगे उतना तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, जितना स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे, ये जितना भी नोट्स है एक स्टैंडर्ड बुक का नोट्स है, ठीक है। किसी भी किताब हाँ को सर। नहीं बोल रहे हैं कि खराब है, बट तुम हाँ जैसे हाँ। जैसे अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओगे, यानी कहीं ना कहीं तुम स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करोगे। ये नोट्स जो है 10-20 स्टैंडर्ड बुक का ये क्या है, समरी है। एक बुक का समरी नहीं है, 10-20 बुक का समरी है, ठीक है। वो तुमको एक जगह मिल, वो तुमको एक जगह मिला, ये तो नोट्स है, ये तो तुम्हारा एग्जाम में तो इतना इट्स नोट्स के द्वारा ही तुमको समझा रहा है। तो क्लास में हम तुमको, या जब भी इसके बाद जो तुम क्लास में ऑनलाइन में भी रहोगे तो पूरा डिटेल से हम लोग एलोबरेट करेंगे। एक अच्छे सिंजल का आता है, राइटर का बुक है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, वन ऑफ द माय फेवरेट बुक, थर्मोडायनेमिक्स। उससे जब तुम पढ़ोगे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। जहां तुमको डाउट होगा हम बताएंगे, ठीक है, सारा पढ़ना नहीं है, एग्जाम परस्पेक्टिव से जो होगा वो हम तुमको बताएंगे। तो अब H2O लिक्विड में है, स्टीम गैस में है, और प्लस आइस क्या सॉलिड में है। तो तीनों का केमिकल कंपोजिशन क्या सेम ही है ना, तीनों का केमिकल कंपोजिशन क्या सेम ही है ना, दैट मींस हाँ। प्योर सब्सटेंस। ये क्या कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। अब बताओ एयर इज ए प्योर सब्सटेंस और नॉट, एयर। सर एयर तो प्योर लग रहा है, ऑक्सीजन O2 है सर। एयर O2 थोड़ा होता है, O2 इज हाँ सर ऑक्सीजन। एयर ऑक्सीजन, हाँ हाँ एयर सर। एयर एयर सर में तो प्योर हाइड्रोजन भी प्योर है, सर। हाँ सर। तो एयर प्योर सब्सटेंस है या नहीं। हाँ नहीं सर, नहीं तो क्यों भाई, क्योंकि सर केमिकल कंपोजिशन अलग हो सकता है ना। ऐसे नहीं यार। एयर में जो जितना परसेंट में नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, वो तो हर जगह उतना ही है। उसमें एक चीज का डिफरेंस होता है, मॉइस्चर का। दो तरह का एयर होता है, एक वेट एयर होता है, ठीक है, याद रखना, और एक होता है ड्राई एयर। अगर ड्राई एयर का बात कर रहा हूँ तो ड्राई एयर यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर का मात्रा नहीं है, यानी वो प्योर सब्सटेंस है। बट अगर वेट एयर है, यानी कहीं ना कहीं उसमें वेपर का मात्रा है, मॉइस्चर उसके अंदर आ गया, नमी आ गया उस एयर में, उस एयर में क्या आ गया, नमी आ गया। तो नमी आ गया तो यानी कि वो प्योर नहीं रहा, कहीं नमी है, कहीं ज्यादा नमी है, कहीं कम नमी है। बट ड्राई एयर में क्या होगा, एक ही जैसा होगा, हर केमिकल कंपोजिशन उस एयर में क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे ही कंफ्यूजन होता है, कंपटीशन में बच्चे लोग यही मार खाते हैं, ठीक है। तो ड्राई एयर इज अ प्योर सब्सटेंस, जबकि वेट एयर प्योर सब्सटेंस ने क्लियर कर दिया कि क्यों नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट कहीं कहीं ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ भी बहुत अच्छा ढंग से, ठीक।
लिखे हैं नोट में, नोट पढ़ोगे तो नोट में कमाओगे, ठीक है। तो लिख रहा है कि मॉइस्ट एयर इज ए कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। देखो मॉइस्ट एयर है ना, मॉइस्ट एयर में क्या है, दोनों है, ड्राई एयर भी है और वाटर वेपर भी है। और बट ड्राई एयर इज ए प्योर सब्सटेंस, बट मॉइस्ट एयर इज ए इम्प्योर सब्सटेंस। मॉइस्ट यानी कि कुछ ना कुछ मॉइस्चर इसमें, इसलिए वो इम्प्योर है, जबकि ड्राई एयर क्या प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर क्वांटिटी इज वेरीज फेस टू हर सॉरी प्लेस टू प्लेस। हर प्लेस पे अलग अलग मॉइस्चर होता है, देखता है मॉइस्चर को अगर मापते हैं, मॉइस्चर मापते हैं, ह्यूमिडिटी मापते हैं, तो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, क्योंकि ड्राई एयर का सेम होगा। तो एज वी हैव सीन दैट सम प्लेसेस इन हाई ह्यूमिडिटी, कहीं कहीं देखता आग बकी लगने लगता है एकदम हाई ह्यूमिडिटी, एंड सम प्लेसेस देयर आर लो ह्यूमिडिटी, है ना। जिस कारण हम कह सकते हैं कि जो मॉइस्ट एयर है वो क्या है, इम्प्योर है, जबकि जबकि ड्राई एयर क्या है तुम्हारा, प्योर है ना। समझ में आ रहा है, जब मॉइस्ट एयर इम्प्योर है, जबकि ड्राई एयर जो है, ड्राई एयर है, क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है। कुछ मिला रहता है इसलिए सर। क्या नंबर सर बोल रहे हैं मॉइस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्या सर? आवाज ही नहीं आ रहा है बढ़िया से। बोलो फिर सर। मॉइस्ट एयर में कुछ मिला रहता है इसलिए सर वो ये मॉइस्ट है। एयर में कुछ मिला नहीं रहता, जैसे अब देखो, ये सर अभी मॉइस्ट एयर में नहीं सर अभी अभी ठंडा का दिन आ रहा है, अभी अच्छे बताओ, अभी अभी हाँ सर एयर में नमी रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा सर। कैसे, सर एयर में पानी का मात्रा अभी ज्यादा है, कम रहता है, क्या सर? एयर में वाटर वेपर का मात्रा अभी ज्यादा है या कम है? अभी सर कम है। हाँ, कैसे समझा? सर सर वो कैसे सर अभी वाटर सर अभी अच्छा तालाब कब सूखता है, गर्मी के दिनों में कि ठंडे के दिनों में? अरे हम लोग झारखंडी है, अरे झारखंडी में तो तुम देखा होगा कि तालाब ही तालाब है, झारखंड का पहचान ही तालाब है, तालाब अभी सूख जाता है। एयर में अभी सूखा बहुत है, वो एकदम जल्दी जल्दी ले रहा है। हम लोग का शरीर अभी मॉइस्चर कब यूज करते हो तुम? अभी जा मॉइस्चर करके क्या? अभी अभी मॉइस्चर खरीदते हैं हम लोग, हाँ कोल्ड क्रीम यस खरीदते सर। हैं, क्यों हाँ खरीदते सर। हैं? एकदम दिमाग में ऐसे याद रखो ना, कोल्ड क्रीम खरीदते हैं, सूख जाता है हमारा, हमारा जो स्किन है सूख जाता है, तो हमारा भी वाटर वो खींच ले रहा है यार। पर तुम खूब पानी पियो ना, हम हमारा सब शरीर का पानी चूस, तो हम लोग कोल्ड क्रीम लगाते हैं, नहीं भाई हमारा कोल्ड, हमारा हाथ थोड़ा सा सूखा ना रहे, अजीब जैसा दिखे, लग रहा फट रहा है, यानी कि हमारे शरीर में जो भी पानी है, जो भी पसीना निकल रहा है, तुरंत वेपराइज हो जाता है। जबकि गर्मी के दिनों में देखो पसीना निकल भी रहा है, सूख नहीं रहा है पसीना, क्योंकि ऑलरेडी उसमें रहता है, अभी इसमें कमी है। अंतर समझ पा रहा है ह्यूमिडिटी का, मॉइस्ट का? ह्यूमिडिटी सर। देखो हाँ ह्यूमिडिटी आरएसी में और तुमको अच्छा से समझाएंगे, ठीक है, वहां पे और क्लियर होगा, रेफ्रिजरेशन एयर का कंडीशनिंग, यहाँ पे फिलहाल इतने ही, तो इतने ही समझो, तो आगे और भी है ना, क्योंकि ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक का स्टेट क्या है, लगभग फिर भी समझ में आया होगा कि एयर में मॉइस्चर कैसे हो रहा है, मॉइस्चर कहाँ कम है, कहीं ज्यादा है, अभी अभी देखो यहाँ ठंड प्रदेश है, कहीं कहीं गर्म प्रदेश भी होगा, तुम अभी तमिलनाडु चले जाओ, गर्मी लगेगा तुमको, इंडिया ही क्या तो राज्य है, तुम तमिलनाडु अभी भी चले जाओ, वहां तुमको गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है, सालों भर गर्मी ही रहता है वहां पे। चलो आगे चलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट का बात करते हैं। तो स्टेट क्या है, तो स्टेट रिप्रेजेंट करता है कंडीशन ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, और जबकि अब स्टेट पढ़ेंगे किस कंडीशन में, सिस्टम है ये, स्टेट का रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सिस्टम का स्टेट। तो पाथ क्या है, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू इक्विलिब्रियम स्टेट। अब दो इक्विलिब्रियम स्टेट का ज्वाइनिंग जो होगा, वो जिस पे होगा वो पाथ कहलाएगा। जैसे तुम देखो, तुम यहाँ देखो, यहाँ क्या है, पीवी डायग्राम लिए, अब थोड़ा सा पीवी डायग्राम आएंगे, तो ये पॉइंट को हम माने इनिशियल स्टेट, ये पॉइंट को माने फाइनल स्टेट।
तो ये मूवमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है इधर, है ना, मूवमेंट हो रहा है इधर, यानी कि पी इनिशियल प्रेशर इनिशियल ये है, और ये नीचे जाते जाते यहाँ पे इसका बता रहा है प्रेशर फाइनल। अब देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इनिशियल यहाँ था, धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड यानी घट रहा है, और इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फाइनल स्टेट में। तो यहाँ पे अगर हम वर्क बात करेंगे, वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो तुम वर्क बराबर होता है फोर्स, तो फोर्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएक्स। अब बताओ एरिया इंटू डीएक्स वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, तो वर्क बराबर जो लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ठीक है, अगर क्लोज सिस्टम के लिए है तो वर्क जो है प्रोडक्ट होता है प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम का, ठीक है। अगर क्लोज सिस्टम में अगर हम वर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी का यूज करेंगे। अब प्रोसेस क्या हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। वैसा प्रोसेस जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिर क्या हो जाए, सेम हो जाए, रिवर्सिबल होगा। बट अगर चेंज कर रहा है बार बार तो हो जाएगा इरिवर्सिबल। जो बार बार नहीं हो एक जैसा, इरिवर्सिबल जो बार बार हो, जैसे कि ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इन विच सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग। जबकि और भी लिख रहा है कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस टू अचीव बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स पार्ट हैज बी टू सेम। जैसे इसके ऊपर वाला जो तुम देखा था पीवी डायग्राम, तो 1 से 2 है ना, 1 से 2 और 2 से 1 को भी अगर ये फॉलो कर रहा है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगा, उनका सेम हुआ, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। और रिवर्सिबल मतलब आइडियल होता है, हो सिंपली जानो, जो कि हो नहीं सकता है दुनिया में, जो कि दुनिया में नहीं हो सकता है। और ये सब पॉइंट याद रखो कि रिवर्सिबल प्रोसेस को हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे कंटिन्यूअस लाइन से। अगर ऐसा कोई लाइन है यानी कि रिवर्सिबल है, अगर डॉटेड है यानी कि इरिवर्सिबल है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस लाइन है, कंटिन्यूअस को हम लोग, या वो कर्व भी होना चाहिए कंटिन्यूअस कर्व, वेयर एज इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से या डॉटेड कर्व से। एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस जैसे फ्रिक्शन, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, लिख लेना एग्जाम में। इरिवर्सल की एग्जाम फ्रिक्शन है, फ्री एक्सपेंशन, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड या हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेंपरेचर डिफरेंस इज एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है अंबर, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस का भी हम बताए थे फॉरवर्ड पाथ, दिस इज अ फॉरवर्ड पाथ एंड दिस इज अ रिवर्स पाथ, ठीक है। ये कैसा लाइन है, रिवर्सिबल कंटिन्यूअस लाइन है, रिवर्सिबल तो हम कहेंगे दिस इज अ रिवर्सिबल। अगर डॉटेड है इट इज अ इरिवर्स प्रोसेस। अब आते हैं साइक्लिंग प्रोसेस। रिवर्सिबल का क्या बोले, हेलो रिवर्सिबल का एग्जांपल सर। आगे देखेंगे फिर इंजन में बात करेंगे ना। कार्नोट साइकिल जो है वो रिवर्सिबल, हाँ वो भी तो हो नहीं कार्नोट सकता साइकिल, सर, वो भी तो हो नहीं आइसोथर्मल सकता। प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस तो ही है, ठीक है। हाँ सर। बहुत सारा आगे एग्जांपल बोलूंगा। अब है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो ए प्रोसेस सेड टू बी साइक्लिक इन विच इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। 1 से 2, 2 से 1 आ गया, तो 1 से 2 या 2 से 1 साइक्लिक प्रोसेस, जिसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे आ गया, तो तुम इसको कह सकते हो साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए मिनिमम प्रोसेस कितना चाहिए, 2 चाहिए। देखो एक एक ये प्रोसेस हो गया 1 से 2, और एक हो गया 2 से 1, हाँ, या 3 भी कर सकते हो, 3 में 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 1, तब ना इनिशियल और फाइनल एक जगह आएगा। तो मिनिमम प्रोसेस कितना होगा, तो 2। तो द फॉर ए मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड मेक ए साइकिल आर ठीक है। ये लीनियर साइकिल फर्स्ट जेट साइकिल बोलते हैं, जिसमें 3 प्रोसेस दिख रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 प्रोसेस साइकिल है ये, ठीक है, 3 प्रोसेस साइकिल। ठीक, ये देखो ब्रेटन साइकिल है, 2 2, ये जस्ट इसमें इसमें कितना 4 साइकिल है ब्रेटन साइकिल में, या जूल साइकिल इसको बोलते हैं। 5 प्रोसेस जिसमें 1 से 2, 2 से 3, ये सब पढ़ोगे भी तुम, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। ये सब क्या है, 5 प्रोसेस साइकिल है। तो मिनिमम जो नंबर होता है एक साइकिलिक के लिए 2 प्रोसेस होना चाहिए। 5 करो 6 करो, मैक्सिमम तो 5 ही हम भी पढ़े, 5 से ज्यादा तो हम पढ़े भी नहीं है, हम देखे भी नहीं है, पढ़े कि हम देखे भी नहीं।
अब एक टर्म आता है अंबर, क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस। देखो ये तो आइडियल टर्म है, बट तुम ये बताओ, तुम पेड़ को बढ़ते हुए देख सकते हो? तुम एक पेड़ को बढ़ते हुए देख सकते हो? बोलो। नहीं सर। क्या हम ही लोग जो बड़े हुए हैं, कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला, क्या देखे देख पाए? नहीं सर। यानी बहुत स्लोली स्लोली हुए होंगे। हमको तो लगता है हम बहुत धीरे धीरे बढ़े हुए हैं। बहुत लोग को देखे हैं, अभी क्या देखते हैं बच्चे लोग तुरंत बड़े हो जाते हैं, पता नहीं साल्फेट का मात्रा कितना ज्यादा है। एक तो लंबा लंबा सा बच्चा अभी हो रहा है सब, और एक साल बाद देख रहे इतना छोटा, और एक साल बाद देख रहे इतना बड़ा हो जा रहा है। तो वो कासी एस्थेटिक्स मेरे समझ से वो नहीं है। तो वैसा प्रोसेस जो इनफाइनाइट स्लोनेस हो, मतलब इतना धीरे 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 बढ़ रहा है, इतना धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम उसको देख ही नहीं पा रहे। इन्फिनाइट स्लो मतलब क्या है? धरती घूम रहा है, पता ही नहीं चल रहा, पता चल रहा है आपको? जबकि धरती पे ही हम है। बोलो, अरे बोलो। धरती पे ही हम हैं और धरती धरती पे। घूम रहा है, क्या हमको पता चल रहा है? वो भी इन्फिनाइट स्लोनेस। अ, तो ये ऐसा प्रोसेस जो इन्फिनाइट स्लोनेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और इट रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट इन रेस्ट कंडीशन, मतलब मान ही ले कि वो रेस्ट ही है। जैसे धरती पे हम बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, फिर तो हम रेस्ट ही माने ना कि धरती रेस्ट में। अगर भूकंप आते हैं, ऐसे दिखता है कैसे हम लोग हिल जाते हैं, कितना आदमी लोग धरती में समा जाता है। और सोचो धरती हल्का सा अगर हिलता है तो, जबकि धरती घूम रहा है, ऑलमोस्ट 24 घंटा वो घूम रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग मान के चलते हैं क्या ऑलमोस्ट इन रेस्ट कंडीशन है, एंड इट इज अ प्रोसेस which is generated by joining a series of equilibrium state। और यही बोल सकते हैं कि बहुत सारा मतलब क्या, बहुत सारा सीरीज एक जगह, मतलब बहुत सारा प्रोसेस है जो कि हम लोग सीरीज में रखे हैं, और वो सारा क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में है, जिसका स्टडी हम लोग करते हैं क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस मतलब क्वासी मतलब ऑलमोस्ट, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, ऑलमोस्ट मतलब वो रेस्ट ही है, बट वो एक प्रोसेस हो रहा है, बढ़ रहा है। धरती घूम रहा है, ईयर बाय 2000 जीरो से स्टार्ट हुआ, 2021 चल रहा है, तो कहने के धरती घूम रहा है, बढ़ रहा है, हम लोग टाइम के साथ साथ तो बढ़ ही रहे हैं ना। अरे समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे लिखोगे कि इनफिनाइट स्लोनेस इज a characteristic of quasi static process, or represent almost in rest condition, or it is a process which is generated by joining of series of equilibrium state is known as quasi statics process। क्वासी स्टैटिक्स का मतलब ऐसा, मतलब धीरे धीरे होने वाला सिस्टम, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रेस्ट है, यानी और वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो भी कर रहा है। जैसे क्वासी स्टैटिक्स आप बोलोगे विदाउट फ्रिक्शन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ये क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस है और उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो ऑलमोस्ट वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऑलमोस्ट वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऑलमोस्ट वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। वो इसी चीज को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, कुछ पॉइंट है यहाँ पे, इसको बुलेट पॉइंट याद रखना। जैसे हम स्मॉल टी अगर जहां भी लिख रहे हैं, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में तुम समझना, जहाँ कैपिटल टी लिख रहे हैं उसका यूनिट केल्विन में समझना, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर आप लिख सकते हो 273.15 केल्विन लिख सकते हो। ठीक है, और वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट टी, दैट मीन ट्रिपल पॉइंट, बिल्कुल बनाने में काम आएगा। पानी का ट्रिपल पॉइंट, पानी का ट्रिपल कितना होता है, तो सर 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो पानी का ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, तो सर होगा 4.587 mmOf Hg। तो ई का मान अगर हमको निकालना है रो जी एस, तो रो का वैल्यू होता है किसका, रो किसका, मर्करी का 13.6 गुना 10⁻3, जी का मान 2.8 और एच का वैल्यू देखो यहाँ दिखा ट्रिपल पॉइंट का 4.57 mm है, तो मीटर में कर दो 10⁻−3। तो देखो अगर ट्रिपल पॉइंट का जो प्रेशर अगर पास्कल में बात करोगे, तो 611.97 पास्कल होगा, किलो पास्कल में 0.611 होता है। ये सब न्यूमेरिकल के लिए है। ठीक है,
अब आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आईजीई, 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 ठीक है।